हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमारे 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे पिछले साल 2025 में। और वे सारे यही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, 9 मार्क्स के। और इससे हर साल लगभग 9, 10, 8 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि 9 मार्क्स कम नहीं होता है। ठीक है। that took upon approximately 10% of the whole marks, ठीक है, of the paper. So let us start with our very first question, that is the product formed when aluminum and magnesium are burned in presence of air respectively are. तो जब हम लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? पहला ऑप्शन है Al3O4 एंड MgO, Al2O3 एंड MgO, Al3O4 एंड MgO एंड Al2O3 MgO2। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। आप लोग पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए और आंसर दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही हुआ होगा। दो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, Al2O3 एंड MgO। इन दोनों को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये पहला ही इक्वेशन, पहला ही एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग वी बर्न एंड मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है एंड प्रोड्यूसेस अ वाइट ऐश। ठीक है, डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और Al2O3 जो बॉक्साइट होता है, हम लोग जियोग्राफी में भी पढ़े हैं इसको। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस कार्टून को भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। डोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, OMG। तो जिसको समझ में आया है तो डेट्स गुड, जिसको समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। OMG मतलब ओ को इधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, MgO, जो कि हमारे इस ऑप्शन में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सो डेट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस कार्टून। और यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए पूछा है, तो बैलेंस कर लीजिएगा इसको। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिएक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट A एंड B फॉर्म्स अ कंपाउंड C। तो A और B रिएक्ट कर रहे हैं जिससे एक कंपाउंड बन रहा है C। A लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, A इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड B गेन्स इलेक्ट्रॉन, और B क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो A क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करता है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और B इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड। यहाँ पे देखिए नॉट दे दिया है, तो जो भी नॉट दे देता है तो उसको आप लोग सर्कल कर लिया करिए, अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं और गड़बड़ करके चले जाते हैं। ठीक है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे नॉट, तो थोड़ा सा उसको फोकस पे रखेंगे। ठीक है। तो बोला है ए और बी, ए जो है ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इस तरीके से जो कंपाउंड बना है वो सी है, वो कंपाउंड सी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है इन चारों में से जो सी की नहीं होगी, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट्स हाईली soluble इन वाटर, इट हैज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस, एंड डी इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और एक बार आंसर करने का ट्राई करिए। फिलहाल अगर नहीं है तो फिर आंसर तो बता ही रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। तो सी ऑप्शन है, सॉरी सी जो हमारा है, जो सी कंपाउंड बन रहा है वो एक तरीके का आयनिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, आयोनिक। और आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो प्रॉपर्टी नहीं है, लिखा हुआ है नॉट शोन बाय द कंपाउंड सी, तो जो सी की प्रॉपर्टी नहीं है, बोले तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसी पे टिक लगाना है। ठीक है। तो चलिए, इट इज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इसमें। इट हैज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एंड वी नो कोवेलेंट डिजॉल्व इन कोवेलेंट।
तो यहाँ पे आयनिक कोवेलेंट डिसॉल्व होने का तो बात ही थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज ट्रू बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कोवेलेंट होता है, पर ये जो हमारा टैप वाटर होता है, नॉर्मली जो वाटर लिखते हैं तो वो टैप वाटर को ही कंसिडर करके लिखते हैं, और जो हमारा टैप वाटर होता है वो एक तरीके से उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, जो आप चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो हार्डनिंग ऑफ द वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो वो एक तरीके से आयनिक होता है तो वो इजीली डिसॉल्व कर लेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये एकदम सही बात है कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोच सकते हैं NaCl एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, फिर भी वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्या है, इट हैज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस। तो वीक तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि आयंस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है, आयंस की वजह से। ये क्या लिखा हुआ है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराएंगे। और एट लास्ट हम लोग ये अपना फनी सा जो है कार्टून भी देख लेते हैं। ओह, Na जो है प्रपोज कर रहा है क्लोरीन को विद इलेक्ट्रॉन, हाथ में इलेक्ट्रॉन लिया। वाह वाह, क्या बात है। फिर Na जो है, Na से इलेक्ट्रॉन ले भी ली। ओह, तो इधर से भी आग लगी हुई है, ठीक है भाई। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आ गया, यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, एंड देन आफ्टर इन लोग के बीच में जो है आयनिक बॉन्ड बन गया है, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड होप ये बॉन्ड लंबा चले। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज so before moving to our next question we will discuss the properties of ionic compound। हम लोग पढ़ चुके हैं पर फटाक से देख लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये 2 मिनट अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। और मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से है, कमेंट में आंसर करिएगा कि अगर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ठीक है। लेट अस मूव टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। The metal obtained from their molten chloride by the process of electrolytic reduction। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके किस मेटल का क्लोराइड हम लोग, किस मेटल क्लोराइड से हम लोग मेटल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, एंड लास्ट वन इज सोडियम एंड आयरन। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है आप लोग बताइए, ठीक है। थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी एक तरीके से विवाद वाला क्वेश्चन था, पर इसका CBSE ने आंसर बी माना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है मोल्टेन क्लोराइड, उनके मोल्टेन क्लोराइड से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा के उनको प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दिया हुआ है, तो ये बेसिकली कैल्शियम से एसोसिएटेड नहीं है, पर देख लेते हैं, फिर भी देख लीजिए। इम्प्योर कॉपर है, एनोड है, और यहाँ कैथोड है, पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू कवर इट वेरी फास्ट, सो मैं तेज करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 5 कहाँ से आ गया, ओह लग रहा है PPT बनाते हुए गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग वो भी मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ का। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल है उनके ओर से वो मेटल प्राप्त करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या रोल है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड इसका बी पार्ट है, वाई कैन मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन। तो कार्बन से रिडक्शन करा करके हम लोग हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स के ऑक्साइड से मेटल अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों। आई रिपीट कि हम लोग जो हाई रिएक्टिविटी जो होते हैं जिन मेटल्स की, उनके ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन करा करके हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते उन मेटल को, वाई। तो ये क्वेश्चन है।
जो सी पार्ट है इसका, विद द हेल्प ऑफ द इनएक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। तो आयरन पे जंग किस कंडीशन में लगता है, एक्टिविटी के थ्रू आप लोग को बताना है, ठीक है। तो फॉर द आंसर वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ये फिगर गड़बड़ दे दिया है, तो डोंट कंसिडर डैट, जो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वही क्वेश्चन है कि क्या रोल, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जितने भी मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे मेटल्स होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उनके ओर से उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसको जस्टिफाई करना है और दो एग्जांपल देने हैं। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप लोग ये लिखेंगे कि दिस द जस्टिफिकेशन में आप लोग ये लिखेंगे कि यस द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग को दो इसके एग्जाम्पल देने हुए, जैसे यहाँ पे एक थर्माइट प्रोसेस दिया, इसको थर्मिडी बोलते, थर्माइट भी बोलते, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, हम लोग को स्पेलिंग से मतलब है, ठीक है। तो थर्माइट या थर्मिट रिएक्शन, और ये क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है, जिसमें कार्बन कॉपर को अलग करते हैं हम लोग, ठीक है, बाय द रिएक्शन, सॉरी कॉपर सल्फेट है उसका रिएक्शन, कॉपर सल्फेट है ना, ये CO कहाँ से आ गया, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे आयरन से, यहाँ पे एरो होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो ये फेरस सल्फेट बनाएगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग क्या कराएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं, जिसमें जो Fe है डैट इज आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट, ये गड़बड़ दे दिया, कोई बात नहीं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। वाई कैन मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है, बाई कार्बन। तो ये लिथियम कहाँ से आ गया, गड़बड़ ज़्यादा दे दिया फोटो में, कोई बात नहीं। तो जो अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, उनके ऑक्साइड को कार्बन से हम लोग रिड्यूस करा करके वो मेटल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वाई इट इज़ सो। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, एंड दिस आंसर शुड बी रिटन बाय यू इफ द क्वेश्चन अपीयर्स इन योर एग्जाम डायरेक्टली। तो एकदम सेम यही आंसर आप लोग को लिखना है, सेम मतलब कि सिमिलर, मिलता जुलता। मेटल हाई अप इन अ रिएक्टिविटी सीरीज होगा यहाँ पे, तो मेटल हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, अंडरस्टूड, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो उनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा होती है देन कार्बन के मुकाबले। तो अगर आप लोग को ये नहीं पता एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी मीन्स रखने की कैपेसिटी, ठीक है, द कैपेसिटी टू कीप समथिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ दो चीज़ें होती हैं, द वन थिंग इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और वन थिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कोई भी जो एटम है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना तेज़ी से खींच पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एंड इफ अ एटम हैज़ द स्पेस टू कीप दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, ठीक है। तो कार्बन जो है, एक और इसका रीज़न है, दो रीज़न है बेसिकली। कार्बन इज लेस रिएक्टिव और वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है एज इट इज़ लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। Now we will move to the next part of the question number 5th, that is with the help of an activity explain the condition under which iron article get rusted। तो obvious सी बात है, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल में। कंडीशन फॉर आयरन रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए, आयरन है, आयरन नेल है, एयर है ऑक्सीजन हवा में, और वाटर है। तो वाटर और ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पे रस्टिंग हो गई। यहाँ पे देखिए ऑयल का लेयर लग गया तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, और यहाँ पे सिर्फ वाटर है तो सिर्फ वाटर की वजह से रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। इसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए होता है। और इन द थर्ड केस यहाँ पे ड्राई एयर है, ड्राई एयर सेंस ऑक्सीजन है पर वेपर नहीं है, क्योंकि वेपर सारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में उसको एब्जॉर्ब कर लिया है ये, ठीक है। तो नो रस्ट, क्यों रस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है, मॉइस्चर नहीं है। यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। तो दो मेटल बताने हैं जो कि बहुत तगड़ा पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। लिस्ट एनी 3
ऑब्जर्वेशन दैट विच ए स्टूडेंट नोट व्हेन दीज मेटल ड्रॉप्ड इन बीकर कंटेनिंग वाटर। तो 3 ऑब्जर्वेशन भी लिखना है कि क्या ऑब्जर्व आप लोग करेंगे अगर कोई एक स्टूडेंट है वो बीकर में, पानी से भरे हुए बीकर में उन मेटल्स को ड्रॉप कर रहा है तो, ठीक है। और तीसरा सेकंड पार्ट है इसका, राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई गैस इवॉल्व इफ एनी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विथ वाटर। इफ एनी का मतलब अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको आप लोग को बताना है कौन सी गैस, और उसका आइडेंटिफिकेशन आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड फॉर द आंसर। तो सबसे पहले तो इसके लिए आंसर नहीं बता रहा हूँ, पर थोड़ा सा इसके थ्रू रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाई रिएक्टिविटी रिएक्ट विथ लिक्विड वाटर। ये देखिए पोटेशियम और सोडियम वायलेंट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक कॉजिंग हाइड्रोजन गैस टू इग्नाइट। तो हाइड्रोजन गैस इग्नाइट हो जा रही है, मीन्स मेटल और जो वाटर है उससे रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है हाइड्रोजन गैस। और वही हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है, इग्नाइट। हाइड्रोजन गैस इग्नाइट होने का मतलब हाइड्रोजन गैस जल जा रही है। तो जो फायर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो फायर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ मेटल्स हैं जिसमें हमारा कैल्शियम है। तो जेंटल रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ ये जेंटल रिएक्शन, हल्का रिएक्शन करते हैं। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन है कि ये फ्लोट करेगा क्योंकि जो बबल्स बनाएंगे ना वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। इस मेटल को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, कलर थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है आपस में, बट ये जो आप लोग को दिख रहा है कैल्शियम, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें उठ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बबल दैट इज फॉर्म्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर, ठीक है। और लास्ट में हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये आप लोग को एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद लो और नो रिएक्टिविटी, देखिए स्टीम के साथ। एक तो ऐसे कुछ एलिमेंट हैं, कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम और आयरन एंड जिंक, ठीक है। पढ़ लीजिए, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये लास्ट में ये ना तो स्टीम, ना तो लिक्विड, ना तो किसी फॉर्म ऑफ वाटर से ये रिएक्ट नहीं करते, जिसमें लेड आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है, ठीक है। ये सारे रिएक्शन नहीं करते हैं। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6। तो ठीक है, कर लेते हैं ना। क्या है, नेम द मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, कौन कौन से मेटल है ध्यान दीजिए, हम लोग पीछे पढ़े थे। कौन कौन से मेटल थे, सोडियम, वन इज सोडियम, एक तो सोडियम है, और दूसरा क्या है, पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बात आप लोग को याद रखने वाली है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल है डेट कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एज वेल, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वेशन पूछा था, 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मेटल फ्लोट एंड डार्ट्स रैपिडली विथ येलो फ्लेम। तो मेटल जलेगा और फटाफट येलो फ्लेम दिखने लग जाएगा हम लोग को। और वो फ्लेम जलेगा क्यों, H2 इग्नाइट होने की वजह से, ठीक है। H2 तो रिलीज होगी ही जब मेटल और वाटर का रिएक्शन होता है, पर वो इग्नाइट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है वाइग्रस एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड हीट। तो वाइग्रस मतलब बहुत तगड़ा हीट और गैस का एवोल्यूशन होगा, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सोल्यूशन जो है अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन क्यों होगा आप बताइए, क्योंकि मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड has a basic property, sorry, all the metal oxide do not have basic properties, some have acidic and basic both and those are called amphoteric oxide, ठीक है। पर ये जो बनेंगे ये क्या बनेंगे, बेसिक ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, पोटेशियम और सोडियम, ये आप लोग ने 3 ऑब्जर्वेशन देख लिया, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गैस अगर रिवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस रिवॉल्व हो रही है बताइए, तो H2, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है टेस्ट ब्रिंग, ये आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लिखिएगा कि पॉप साउंड टेस्ट से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टेस्ट है, रिजल्ट है द गैस बर्न्स विद द कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड कन्फर्मिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कन्फर्म हो जाएगी अगर हम लोग पॉप साउंड इसको मतलब फायर के आगे रखेंगे, तो पॉप साउंड ये क्रिएट करेगा और उससे जो है हम लोग को ये कन्फर्म हो जाएगा डेट इज़ अ हाइड्रोजन गैस।
देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ये कंक्लूजन में आप लोग को लिखना ज़रूर है, ठीक है। बहुत बच्चे कंक्लूजन लिखते नहीं, बट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। और वो एक क्वेश्चन जो छूटा था, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे याद आया, that is the electron structure of magnesium chloride, which is given in your NCERT book. So please go ahead and see. Thank you for watching.